नमस्कार साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए टू जेड। साथियों, जैसा कि आपको पता है 6 सितंबर को आरएमएल का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम के अंदर हमारी सब्जेक्ट के साथ साथ 40% सब्जेक्ट जो है हमारी वो 60% आने वाली है और 40% जो है उसमें जो है जीके, मैथ्स, रीजनिंग ये टॉपिक आने वाले हैं। तो जैसा कि हम पता है कि हम जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करते हैं, वो सब्जेक्ट्स पे तो लगभग सभी का कमांड होता है क्योंकि उसको हम ग्रेजुएशन से ही पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स पे हमारा कमांड बहुत कम होता है, जो कि रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन से डिसाइडर सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट होते हैं। तो उसी के लिए हम आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं रीजनिंग के, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और बहुत ही बेहद आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम आपको रीजनिंग के इन टॉपिक्स को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आशा रहेगी बच्चों कि आप इन टॉपिक्स को एग्ज़ाम से पहले जस्ट एक बार देख जाएंगे तो भी आपके वो काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में हेल्पफुल रहेगा। बस इस क्लास को बड़े ध्यान से और पेन और पेपर लेके बैठिए, साथ साथ सॉल्व करिए, जिससे कि आपको जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट है आरएमएल का, उसमें बहुत ही हेल्प मिलने वाली है और वो आपके सब्जेक्ट के अलावा जो आपके नंबर, जो मार्क्स हैं, वो इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा तो आपकी रैंक अच्छी आएगी और रैंक अच्छी आएगी बच्चों तो आपको नेक्स्ट जो उसका स्टेप पेपर है उसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। चलिए देखिए बच्चों, ब्लड रिलेशन जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं कि पहला, जैसे कि मान लीजिए कि पिताजी है, उसका बेटा ये है, उसकी माता ये है, उसका संबंध उससे क्या होगा? ए मेरी ये लगती है, बी मेरी वो लगती है, उसका संबंध सी से क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। तो पहले इसका एक बेस बना लेते हैं कि हमको ये सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, इसमें हम बच्चों स्टेप बाय स्टेप अपने रिलेशंस को रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो हैं वो यहाँ हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपकी पत्नी का जिक्र किया गया, तो पत्नी बच्चों आपके पैरेलल ही रहेगी, कहीं आसपास ही रहेगी। अगर आपके भाई का जिक्र होगा तो भी वो आपके पैरेलल ही आएगा कहीं पे, और यदि बहन का जिक्र होगा तो भी वो आपके कहाँ आएगा? पैरेलल ही आएगा। ठीक। अगर आपके पिताजी की बात हो तो पिताजी आपसे बड़े हैं तो वो आपसे कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। ठीक। माता की बात होगी तो भी वो पिताजी के साथ आएंगी लेकिन आपसे ऊपर आएंगी। समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? अगर वो कहे कि पिताजी के पिताजी, वो क्या लगेंगे? आपके दादा, तो वो उनसे ऊपर आएंगे। और दादी की बात करें तो वो उनके पैरेलल आएंगे लेकिन वो आपके पिताजी से भी ऊपर आएंगे। बेटा बेटी की बात करेगा तो वो बच्चों आपसे छोटे हैं तो वो आपसे नीचे आएंगी। बेटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से हम इसमें स्टेज बनाएंगे और क्वेश्चन से समझेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। बेहद ही ईजी होने वाला है बच्चों, एक बार ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, तो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं कि बी जो है वो, बी का ब्रदर जो है बच्चों वो ए है। क्या लिखा है इसमें? ये जो बी है तो हमने बी यहाँ लिख दिया। बोल रहा है इसका ब्रदर है ए, मतलब बी का भाई ए है। तो भाई जो होते हैं वो एक ही स्टेज में आएंगे, मतलब कि पैरेलल बैठेंगे एक दूसरे के, ऊपर नीचे तो नहीं आएंगे। तो हमने एक दूसरे को पास लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें इसको आगे डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है सी की सीज डॉटर इज बी। इसका क्या मतलब है? सी की जो डॉटर है वो बी है, मतलब ये जो बी है बच्चों ये सी की डॉटर है, मतलब कि सी जो है इसकी क्या है बच्चों? मदर है। ये क्या है? सी इसकी मदर है। ये इसकी बच्चों क्या है? मदर है। किसकी? बी की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये, अभी हमको पता नहीं है कि ये फादर कौन है, लेकिन हमको ये पता है कि जो बी है ये इसकी डॉटर है। क्या है इसकी बच्चों? डॉटर है। समझ में आ गई आपको बात? अब बोल रहा है ए फादर इज डी, एज फादर इज डी। ए का जो पिताजी है वो क्या है? डी है। ए का पिताजी क्या है बच्चों? डी है। तो ऐसा कर लेते हैं इसको, डायग्राम को,
ए का जो फादर है वो क्या है बच्चों, डी है। ठीक है, ए का फादर कौन है बच्चों, डी है। अब इससे क्या समझे आप, इससे ये समझे आप कि कहीं ना कहीं बी और ए आपस में भाई हैं, बी और ए आपस में भाई हैं, तो उनकी जो माता है और उनके जो पिता है वो सेम होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब ये आपस में क्या है बच्चों, पति पत्नी है। ठीक है, और ये जो है इनके बच्चे हैं, ये जो दोनों हैं क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी जो हैं, इन दोनों के क्या है बच्चों, बच्चे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, और ये इनके क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है देन सी इज रिलेटेड टू डी। जो ये सी है बच्चों, ये जो सी है ये डी से क्या रिलेशन रखती है, अरे सी जो है डी से क्या रिलेशन रखेगी बताओ। सी जो है डी की क्या लगती है बच्चों, पत्नी लगती है, या इसको कह सकते हैं वाइफ। ठीक है, और पूछे कि डी सी का क्या लगता है, तो हस्बैंड। अरे क्या लगता है, हस्बैंड लगता है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। ए और बी भाई है, ए और बी क्या है बच्चों, भाई हैं। तो हम जो है मेल को स्क्वायर में रखेंगे और फीमेल को, देखो बच्चों इसमें हम मेल को किस में रखेंगे, स्क्वायर में रखेंगे, और फीमेल को किस में रखेंगे, सर्किल में। ठीक, तो ए क्या है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, मतलब दोनों बॉयज हैं, हो गए ए और बी भाई। सी और डी बहनें हैं, क्या है बच्चों, सी और डी बहनें हैं। तो सी और डी बहनें हैं, तो हम उनको कहाँ रखें, अभी थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र जो है वो डी है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए है इसका पुत्र है, इसका कोई एक पुत्र है, पुत्र को हम किस में रखेंगे बच्चों, सर्किल में, वो कौन है, डी है। बी का सी से संबंध क्या होगा, और इसमें लिखा गया है सी और डी क्या है, बहनें हैं, सी और डी क्या है, बहनें हैं। मतलब कि अरे एक बहनें, भाई बहन कब होते हैं, एक ही से तो पैदा होंगे, अरे एक ही माँ बाप से तो पैदा होंगे। तो ए अगर उनका फादर है डी का, तो सी का भी तो क्या होगा, वो सी के भी तो क्या होंगे, वो फादर होंगे, क्योंकि आपस में क्या है, भाई बहन है। तो ए क्या है, इन दोनों के पिताजी हैं। समझ में ये बात आपको। तो ये पूछ रहा है बी का सी से क्या संबंध होगा। आपको पता है ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। अब ये पूछ रहा है बी का सी से संबंध क्या होगा। बी जो है वो सी का क्या लगता है, बी जो है वो सी का क्या लगेगा बच्चों, भैया पिताजी का भाई, या तो क्या होगा, चाचा, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, ताऊ जी। ठीक है, या तो अंकल होगा, हाँ, या ताऊ होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि बी सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ऑप्शन में ताऊ होगा या चाचा होगा, उनमें से आंसर कर लेंगे। अरे समझ में आ गई क्या आपको बात। चलिए बच्चों दूसरा टॉपिक हम लेते हैं रीजनिंग का, डाइस। देखिए डाइस जो है उसमें इस तरह क्वेश्चंस पूछता है कि हमारे पास जो है दो डाइस हैं, डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासे। तो हमने दो पासे उछाले, उनमें ऊपर ये आया, नीचे क्या आएगा, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, है ना। इसमें अभी जैसे कि इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उसमें नंबर भी दे सकता है कि 1 के जस्ट अपोजिट क्या है, 2 के जस्ट अपोजिट क्या है। तो इसके लिए बच्चों बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल ट्रिक ये है कि हम इन क्वेश्चंस में एक ही चीज़ देखेंगे कि कॉमन क्या है। क्या देखेंगे बच्चों, कॉमन क्या है, इसको गांठ बांध लो कि हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कॉमन पे, और कॉमन से हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है बच्चों, इस तरीके से घूमती है। ठीक है, देखो सॉल्व करके देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पहला, उसमें पूछा गया है बच्चों कि क्यू के जस्ट अपोजिट क्या होगा, क्यू के जस्ट अपोजिट क्या होगा, क्यू के जस्ट अपोजिट क्या होगा। ठीक है, देखें इसको। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस में देखेंगे कॉमन क्या है। क्या बी कॉमन है दोनों में, नहीं। एस कॉमन है दोनों में, नहीं। कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों आपको, एन। क्या दिख रहा है, एन। एन दोनों में कॉमन है। तो पहले वाले को हम देखें, एन को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लेंगे, एन को। मैंने बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि हमें ऐसे चलना है। कैसे चलना है, ऐसे। तो एन के बाद क्या दिया है, बी। बी के बाद क्या दिया है, एस। दूसरे वाले में देखें तो एन सबसे पहले ले लेंगे कॉमन वाला, देन उसके बाद क्या है बच्चों इसमें, क्यू। क्यू के बाद क्या है, टी। क्यू और क्यू के बाद क्या है, टी। ठीक है, तो देखो Q और B दिख गया आपको। तो Q के जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों, B। अगर वो पूछता T के जस्ट अपोजिट क्या है, S, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q के जस्ट अपोजिट क्या है, B। इसे कैसा आंसर दे सकते हैं आप, T के जस्ट अपोजिट क्या है, S। समझ में आ गई क्या।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वापस इसमें बच्चों हमें क्या देखना है, कॉमन चीज देखनी है। इसमें जो दिया पूछा गया है वो पूछा गया है बच्चों कि y के जस्ट अपोजिट क्या है। ठीक है, हम ले लेते हैं कि x के जस्ट अपोजिट बता दो और हमें चलिए देखते हैं। सबसे पहले में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे वापस से, तो n के बाद क्या है x और x के बाद क्या है y, क्या है x के बाद y। ऐसे इस वाले में क्या है बच्चों, n के बाद z और z के बाद क्या है o, क्या है बच्चों z के बाद क्या है o। तो देखो x के जस्ट अपोजिट क्या z, x के जस्ट अपोजिट क्या z और y के जस्ट अपोजिट क्या o। मुझे बताइए क्या इतने सिंपल ट्रिक से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? आशा है कि आप बिल्कुल कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या देखना है कि दोनों डाइस के अंदर, दोनों पासों के अंदर कॉमन क्या है, और कॉमन ढूंढने के बाद हम उसको जस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको लिख लेंगे और आप आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और ले लेते हैं डिजिट वाला। तो इसमें पूछा गया है कि जो नंबर 7 है उसके जस्ट अपोजिट क्या है, नंबर 7 के जस्ट अपोजिट क्या है। ठीक, देखो निकालते हैं जस्ट वही चीज सर आपने बताया था, कॉमन चीज देखेंगे। तो पहले डाइस के अंदर कॉमन क्या है 8, इसमें भी क्या है 8, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, इसमें भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो 8 के बाद क्या है बच्चों 7, 7 के बाद क्या है 3, ऐसे ही उसमें 8 के बाद क्या है 6 और 6 के बाद क्या है 4। ठीक है, तो 7 के जस्ट अपोजिट क्या आएगा, अरे जस्ट 7 के जस्ट अपोजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 विल बी राइट आंसर। आशा करता हूं कि डाइस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक छोटी गल बेस ले लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज किस तरीके से आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि टू रोटेटेड पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर सोन इन सोन, ये दो आपको दिखाया गया है, दो पासे हैं उनको फेंका जस्ट ऐसे ही, और आपको दिखाया गया है इफ नंबर 4 इज द ऑन द लोअर फेस, अगर जो 4 नंबर है वो नीचे की साइड है, देन विच नंबर विल बी अपर ऑन द फेस। वो पूछ रहा है कि 4 जो नंबर है, 4 जो नंबर है जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा। वो बोल रहा है बच्चों कि 4 जो है वो लोअर सरफेस पे है, मतलब कि नीचे की साइड जो है 4 है, तो उसके ऊपर कौन सा डिजिट होगा, उसके ऊपर कौन सा डिजिट होगा। तो हमें लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देना, हमें सिर्फ ध्यान देना है अपने डाइस पे। ठीक है, जो डाइस दिए गए हैं उसमें हमें देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा है। इनमें कॉमन नंबर क्या है बच्चों 3, वापस से वही क्लॉक डायरेक्शन, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, दूसरे में क्या है बच्चों 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। तो 4 के जस्ट अपोजिट क्या नजर आ रहा है, 4 के जस्ट अपोजिट क्या नजर आ रहा है 2, तो 2 विल बी राइट आंसर। आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं अपना कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में जो है ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए इस डेट को ये दिन था, तो आगे की कोई 2 ईयर देने के बाद पूछेगा कि इस डेट को क्या डे रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो इसको भी हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए इसमें दिया गया है कि इट वाज ट्यूसडे ऑन 28 Feb, मतलब ये बोल रहा है बच्चों 28 Feb 2017 को मंगलवार है। क्या है बच्चों, मंगलवार है, ट्यूसडे है। ठीक, देन व्हाट द डे वीक ऑफ वीक ऑन 28 Feb 2019। ठीक है, ये पूछा है कि 28 फरवरी 2019 को अब क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं 28 Feb 2018 की, जस्ट 1 साल बढ़ाया मैंने, अरे क्या बढ़ाया मैंने 1 साल बढ़ाया। ठीक है, तो बच्चों जब 1 साल बढ़ाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि जो ईयर हम बढ़ा रहे हैं वो लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर लीप ईयर होगा तो हम +2 ऐड करेंगे, +2 किसके लिए ऐड करेंगे, लीप ईयर होगा जिसमें 4 का डिवाइड अच्छे से हो जाता है। और अगर लीप ईयर नहीं है तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे। तो क्या ये लीप ईयर है, नहीं, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे। तो ट्यूसडे में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इधर बच्चों वेडनेसडे, क्या हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब हिंदी में बुधवार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन में हमको ये पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा है सर, हमसे पूछा है 28 Feb 2019। क्या पूछा है 28 Feb 2019, मतलब हमको 1 साल और आगे जाना पड़ेगा। क्या ये लीप ईयर है, नहीं, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे +1। तो ये जो वेडनेसडे था तो ये अब क्या हो जाएगा बच्चों थर्सडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुवार बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी
राइट आंसर विल बी गुरुवार। समझ में आ गई क्या आपको? अरे समझ में आ गई क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए वेडनेसडे है बच्चों 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है। क्या है? बुधवार है, वेडनेसडे है, ठीक है। उसने पूछा है कि 7 मार्च 2000 को क्या होगा। पूछ रहा है 7 मार्च 2005 को क्या होगा। अच्छा बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था +1 +2 क्यों करते हैं। देखिए 365 डेज होते हैं एक ईयर के अंदर। कितने होते हैं? 365 डेज। तो उसमें से अगर 7 का डिवाइड करें, क्योंकि वीक जो होता है वो 7 डेज का होता है, तो इसको हम डिवाइड करें तो बच्चों इसमें आएगा आंसर, ये जाएगा 5 बार 1 5, ये जाएगा 2 बार, और क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम क्या कर रहे थे? +1 ऐड कर रहे थे। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं। अगर वो लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। आपको पता 1 ईयर मतलब जो फेब है वो 29 डेज का हो जाता है, तो प्लस 1 दिन बढ़ जाता है तो 366 हो जाएगा। तो इसमें 7 का डिवाइड करें तो वापस से कितना आएगा? 516, ठीक नहीं, इसको मतलब ये +1 करते हैं, उसमें जस्ट जो है लीप ईयर में 1 दिन बढ़ रहा है तो उसमें हम डायरेक्टली +1 कर देते हैं इसी में, तो वो 2 हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं आएगा। तो सीधा सा याद रखना है, नॉर्मल ईयर में +1, लीप ईयर में +2। समझ में आ गई बात? चलिए इस क्वेश्चन में हम देखें, तो 31 डेट 2003 को बुधवार दिया गया है। वो पूछ रहा है कि 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए हम सीधा सा आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2004 क्या लेते हैं हम? 2000 लेते हैं। आपको ये चीज दिख रही होगी 2004 जो है वो कौन सी ईयर है बच्चों? लीप ईयर है। कौन सी ईयर है? ये लीप ईयर है। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे? अरे इसमें हम कितना ऐड करेंगे? +2 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? +2 ऐड करेंगे। तो वेडनेसडे में +2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? गुरुवार एंड शुक्रवार। तो इस दिन क्या हो जाएगा बच्चों? फ्राइडे हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें 2005 में जाना है। कहाँ जाना है? 2005 में जाना है। देखिए तो अगर हम बात करें 1 जनवरी 2005 की, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिर्फ मार्च तक ही जाना है, तो हम एक एक करके ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये कितना दिन का होता है बच्चों? 31 डेज का होता है। और हम ले लें फेब 1 फेब 2005 को ले लें तो वो कितना दिन का होता है? 28 डेज का होता है, ठीक है। और 7 मार्च तक दिया गया है, तो 7 मार्च कितना हो गया? 7। इन टोटल करेंगे इसको अगर हम तो आ जाएगा 66, और 66 में अगर हम 7 का डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा लगभग 9, और इसमें बच जाएगा +3। कितना बच जाएगा? 3। तो मतलब समझ गए आप? अरे मतलब समझ गए क्या? हमें इसमें ऐड करना है 3। मतलब फ्राइडे में हमें ऐड क्या करना है? 3 ऐड करना है। मतलब हो गया सैटरडे, संडे एंड मंडे। क्या हो जाएगा बच्चों? मंडे। आशा करता हूं कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और ले लेते हैं। If it was Saturday on 26 Jan 2019, what day of week was it on 30 Jan 2022? देखिए शुरू से ले लेते हैं। 26 जैन 2019 को सैटरडे था। क्या था बच्चों? सैटरडे था, मतलब कि शनिवार था, ठीक है। अब 26 जैन 2020 को क्या होगा? अरे 2020 को क्या होगा? बताइए क्या होगा? 2020 जो है बच्चों लीप ईयर है। मान रहे हैं आप इस बात को? लेकिन लीप ईयर है, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक होता तो हम इसमें लीप ईयर ऐड करते, लेकिन अभी इसमें 26 डे जो है वो कम है, तो हम इसको नॉर्मल ईयर की तरह लेके चलेंगे और +1 कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा संडे। लेकिन ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट जिसमें ऐड होगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे? +2। मतलब 2021 की हम बात करेंगे तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? ट्यूसडे आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? 26 जैन 2021 की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसको तो 2022, अब ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें +1 ही ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? +1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 26 जैन 2022। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा।
अरे क्या हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। अब पूछा हमसे क्या है, 30 जनवरी। क्या पूछा है हमसे, 30 जनवरी, मतलब कि 27, 28, 29 और 30। तो अगर बुधवार है तो यहाँ हो जाएगा गुरुवार, यहाँ हो जाएगा शुक्रवार, यहाँ हो जाएगा शनिवार और यहाँ हो जाएगा रविवार, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में संडे। संडे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, संडे हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं कि 1 जनवरी 2017 को अगर संडे है, 1 जनवरी 2017 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2017 को क्या होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट डे विल बी इक्वल टू लास्ट डे, विल बी इक्वल टू लास्ट डे, मतलब कि जो पहले दिन जो डे होता है वही ईयर के लास्ट दिन डे होता है। मतलब अगर इस दिन संडे है तो 31 को भी क्या होगा, संडे। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा बच्चों, संडे। अगर बात समझ में आ गई क्या। चलिए एक तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं, टुडे इज फ्राइडे, आफ्टर 55 डेज व्हाट डे विल बी। तो इसमें बच्चों सिंपल सी मैथ्स यूज हमें करनी है कि 55 जो दिया गया है उसमें हम 7 का डिवाइड कर देंगे तो लगभग हो जाएगा 7, ये बच जाएगा 6, ठीक है। और इसी को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब फ्राइडे बोला है आपको, तो फ्राइडे में हम +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, गिनिए। फ्राइडे में प्लस मतलब फ्राइडे हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, मतलब गुरुवार आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, अरे बात समझ में आ गई क्या। चलिए तो हम एक और टॉपिक लेते हैं, नेक्स्ट मिसिंग नंबर्स। बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो पूछता है कि एक पूरी ये टेबल बनी हुई है, अब इसमें आप जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वो नंबर हमें फाइंड करके बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ हमें अपने दिमाग का कंसंट्रेशन देखना है कि नंबरों को, इन नंबरों के साथ हम क्या छेड़छाड़ करें कि ये वाले डिजिट बन जाए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें सर हम ऐड कर सकते हैं, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें हम स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें हम क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो और उनको फिर आपस में जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें कुछ भी करके जो है एक डिजिट लानी पड़ेगी और वही डिजिट जो है वो आंसर हमारा लास्ट में बनेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चों तो हम देख पा रहे हैं कि ये बड़ी संख्या आ रही है नीचे। इसका मतलब ये है कि इन तीनों नंबर में ही कुछ छेड़छाड़ की गई है, तब जाके ये नंबर आएगा, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। मान लीजिए हम क्या करें, 4+3 कर दें। अगर हम 4+3 कर दें तो आ जाएगा 7+5 करें तो यह आ जाएगा 12। क्या आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। 7 × 5 कर दें तो क्या आ जाएगा 35, तो ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें हम और सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 5 = 20 और इसमें ऐड कर दें हम ये, तो ये कितना जाएगा 23। अब क्या यही सेम ऑर्डर इसमें फॉलो हो रहा है क्या, चेक करके देखें। तो 5 × 3 = 15 और +4 कर दें तो कितना आ जाएगा 19। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही ऑर्डर इसमें फॉलो हो रहा है, तो यही ऑर्डर इसमें फॉलो होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 6 × 3 = 18 +2 = 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें वापस से एक वही संख्या दी गई है, ऊपर छोटी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, और नीचे बड़ी नंबर्स हैं। इसका मतलब ये कि इन छोटी नंबर्स में कुछ छेड़छाड़ की गई है तभी ये नंबर आएगा, ठीक है। तो हमें छोटी वाले के साथ ही छेड़छाड़ करनी है, क्योंकि बड़ी के साथ करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हम ऐसा कर लेते हैं, पहले वाले को लेते हैं 4² + 3², 4² + 3²। सॉरी शायद ये क्वेश्चन जो है करके देखते हैं कि 9², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 + 81, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो क्या ये हो सकता है, नहीं। हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं 4 + 9 = 13 + 8 करें तो यह जाएगा 21, नहीं ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या करें इसके अंदर, तो हम कैसे करते हैं 9 × 4 करके देखें तो यह जाएगा 36 और 36 + 8 करें तो कितना जाएगा 44। हाँ ये सही बैठ रहा है। क्या इसको हम दूसरे में अप्लाई करके देखें जी। तो 3 × 7 कितना जाएगा 21
और 21 + 6 करें तो 27। जी सर, ये दोनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं हम इससे, तो हम तीसरे में यही करके देखते हैं। तो 8 × 2 = 16 + 4 क्या जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों 20। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो वापस से वही है, छोटी नंबर ऊपर से बड़ी संख्या नीचे है, तो हमें वापस से छोटे नंबरों में छेड़छाड़ करनी है। तो हम इसको करके देख लेते हैं। सर 4 + 3 + 2 करें तो कितना जाएगा 7 to 9। नहीं, ये आंसर नहीं बैठेगा। 4 × 3 कर लें सर तो आ जाएगा 12 + 2 = 14। सर ये भी नहीं बैठ रहा है। 4 का स्क्वायर कर लें, फिर 3 का स्क्वायर कर लें सर तो ये आ जाएगा 16 + 9 कितना हो जाएगा 16 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों 25। और सर -2 कर दें तो कितना जाएगा 23। हाँ, ये आंसर सही बैठ रहा है। तो यही इसमें करके देखें। तो वापस से 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर एंड -5 करें तो क्या आ जाएगा 9 + 36 -5 तो हो जाएगा 45 - 5 = 40। हाँ, ये दोनों में परफेक्ट बैठ रहा है, तो यही इसमें करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1² + 8² -7 तो हो जाएगा 1 + 81 -7 ये हो जाएगा 82 - 7 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों। अरे कितना आंसर आ जाएगा 75। कितना आंसर आ जाएगा 75। चलिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 75। आशा करता हूँ कि मिसिंग नंबर्स जो हैं आप कर पाएंगे। इसमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, छोटी नंबर्स के साथ छेड़छाड़ करनी है, स्क्वायर कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसका आंसर अपन को देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, जो सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत ही मिसमैच हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि दायां बायां क्या है। तो एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, वानी इज 6th फ्रॉम वन एंड 8 फ्रॉम अदर एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए, इसकी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हम एक बेसिक तरीका देख लेते हैं कि हम जनरली करते क्या है। देखिए, बोल रहा है कि ये कोई रो है, तो हमने एक रो बना ली है। इधर से कह रहा है कि सर 6 नंबर पे है, इधर से 6 नंबर पे है, और इधर से बोल रहा है कि सर 8 नंबर पे है। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, अब इन सबको हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 13। ठीक है, लेकिन जनरली जब हम ये तरीका अपनाते हैं तो हम कभी कभी इनको डबल लिख देते हैं, ऐसे कि हम 8 कर ले तो वो थोड़ा गलत चल जाएगा। हमें करना क्या है, देखो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि इधर से हमने इसको 6 माना, इधर से हमने इसको 8 माना, तो हम 2 बार काउंट कर रहे हैं इसको। कितनी बार काउंट कर रहे हैं 2 बार। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमको नंबर दिया गया है a + b माइनस हम 1 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 + 8 कितना आया, 6 + 8 - 1 कितना आ जाएगा 14 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों 13। कितना आ जाएगा 13। सीधा सा आंसर लाना है अपन को इसका। ठीक है, चलिए इसी में एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, WXYZ आर प्लेइंग कार्ड्स, Y इज सिटिंग टू द राइट ऑफ हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ Y। देखिए, मान लीजिए 4 लोग हैं और वो ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं। ठीक है, ताश के पत्ते इनको हिंदी में बोलते हैं। वो बोल रहा है कि Y इज सिटिंग टू द राइट, Y जो है वो राइट बैठा हुआ है। आर प्लेइंग कार्ड्स, Y इज सिटिंग टू द राइट ऑफ हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ Y। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बच्चों कि देखिए, वो बोल रहा है कि Y जो है वो राइट बैठा हुआ है X के। ठीक है, मान लीजिए कि Y यहाँ है तो वो राइट बैठा हुआ है X के, जो कि राइट बैठा हुआ है W के। ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशन कैसे लग सकते हैं कि मान लीजिए कि X यहाँ है और W यहाँ है, तो W के राइट में मतलब कि दाईं साइड X बैठा है और इसकी दाईं साइड कौन बैठा है Y बैठा है। तो ये पूछ रहा है कि Y के राइट अब कौन है, तो अब एक ही बच्चा बच्चों कौन Z, तो Y के राइट कौन है Z। इसका आंसर क्या आ जाएगा Z। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A is shorter than B but taller than C, D is shorter than A but taller than C and E is shorter than B but taller than A, who is youngest person। देखिए बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर आपको वेट, इनकम, मनी, हाइट के बारे में दिया गया है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो सबसे लंबा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मनी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा इनकम है, जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइट है, उसको सबसे ऊपर रखते हैं, और जो इनके बीच में आएगा उनको यहाँ रख लेंगे, और जो सबसे छोटा है उसको सबसे नीचे रख लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करके देखें तो ध्यान से समझें इसको।
क्वेश्चन बोल रहा है ए इज शॉर्टर देन बी, मतलब कि ए जो है बच्चों वो बी से छोटा है, यही तो कह रहा है वो। सेकंड बोल रहा है डी इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन सी। डी इज शॉर्टर, डी जो है वो छोटा है किससे, ए से, लेकिन लंबा है किससे, सी से, मतलब कि सी से वो लंबा है। एंड ई इज शॉर्टर देन बी, ई जो है वो बी से तो छोटा है, बी से तो वो छोटा है, लेकिन बी से तो वो छोटा है लेकिन टॉलर देन ए, मतलब इससे वो बड़ा है और इससे वो छोटा है। तो इसको अगर हम ऑर्डर में लगाएं सही से तो बी हो जाएगा, बी ई ए डी एंड सी। अब हम निकाल सकते हैं कि हु इज द यंगेस्ट पर्सन, हु इज द यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट पर्सन कौन सा आ जाएगा बच्चों, बी। सबसे बड़ा कौन सा है, बी है। अरे कौन सा है, बी है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है बच्चों एज। एज के क्वेश्चंस जो हैं, ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसके अंदर नहीं पूछा जाता है, ये किसी भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है एज, ठीक है। लेकिन हम एज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको कई मेथड बताएंगे, एक नॉर्मल मेथड और एक इजियर मेथड, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो भाइयों की आयु का अनुपात जो है वो 3:7 है, रेशो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और उनकी आयु में जो अंतर है वो 12 ईयर्स का है, तो उनकी आयु ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि दो भाई हैं एक्स, दो भाई हैं, ये पहला भाई है, ये दूसरा भाई है, ठीक है। इनका एज का जो रेशो दिया गया है वो दिया गया है इतना, ठीक है, और इनकी आयु में अंतर दिया गया है 12 ईयर। तो पहला हम मेथड ले लें, तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इनकी आयु x है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x, तो ये हो जाएगा 7x। और ये बोला है कि 7x माइनस 3x जो है वो कितना है, 12 है, तो 4x इक्वल टू 12, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, यानी कितनी आ जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, यानी कितनी हो जाएगी 9, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक तरीका और हम इसमें यूज ले सकते हैं, मेथड नंबर 2। देखिए मेथड नंबर 2 देखिए हम देखते हैं इसमें कि रेशो का डिफरेंस कितना है। तो सर रेशो का डिफरेंस तो 4 है, और इनकी एज का डिफरेंस कितना है, वो है 12, मतलब कि एक जो रेशो है वो किसके बराबर है, 12/4 करेंगे तो 3 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें कितना रेशो है 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इसमें कितना है 7 रेशो है, तो एक की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 21। तो हम इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका और है जिसको गोइंग थ्रू मेथड हम कह सकते हैं। गोइंग थ्रू मेथड का क्या मतलब हो गया कि हम सीधा ऑप्शंस पे चले जाएंगे कि हमको पता है इनका रेशो का अनुपात ये आना चाहिए। तो पहला जो है 32 और 20, इनको अगर हम कट करके देखें तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 16 10, तो ये हो जाएगा 8 और 5। क्या हमारा रेशो से मैच हो रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये रेशो देखिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। हाँ यही तो रेशो है अपना, तो ये आंसर सही चला जाएगा। ऐसे इसको देख लेते हैं, 6 से डिवाइड करें बच्चों इसको तो 3, एंड इसको 5, तो ये भी नहीं आएगा। इसको डिवाइड करें तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या चल जाएगा ये। तो 3 मेथड आपको बताएं, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको और अप्लाई करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। देखिए यदि P की वर्तमान आयु 15 ईयर्स है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले अपन बेसिक तरीके से चलते हैं। ये है सर P, ये है सर Q, ठीक है। P की वर्तमान आयु यहाँ लिख लेते हैं, वर्तमान आयु वो बोल रहा है 15 वर्ष है, ठीक है, और इसकी हमें अभी पता नहीं है, इसकी हमें पता नहीं है। वो बोल रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष के बाद, तो बच्चों 6 वर्ष के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, +6 मतलब 21। अरे कितनी हो जाएगी 21। और ये बोल रहा है क्योंकि आयु 6 वर्ष के बाद 26 है, कितनी है 26 है, मतलब कि 6 वर्ष पहले कितनी होगी, तो उसमें कितना कर देंगे -6 कर देंगे, कितना जाएगा 20। अरे कितना जाएगा 20। तो वर्तमान आयु का रेशो पूछा है, तो सर हमको पता है 15 इंटू 20। इसको हम थोड़ा सा सिंपल वे में देखें तो 5 से डिवाइड कर दें दोनों को, तो कितना जाएगा 3:4। क्या ये ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, यस दिख रहा है, ठीक है। इसको हम बच्चों ओरली भी कर सकते हैं। ओरली कैसे कर सकते हैं, देखो वो बोल रहा है कि P की वर्तमान आयु 15 है। क्या बोल रहा है, P की वर्तमान आयु 15 है, और पूछ रहा है कि पूछ रहा है और बता रहा है कि Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी कितने दिन बाद,
अरे कितने दिन बाद? 6 साल बाद। मतलब 6 साल पहले उसकी कितनी है? अरे 6 साल बाद उसकी 26 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी? 20 होगी। सीधा सा हम इसको ओरली भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें एक बार। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4, 7 और 9 है। भैया 3 व्यक्ति हैं, कोई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनका अनुपात आपको दे रखा है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 ईयर था। मतलब वो बोल रहा है, अगर मैं मान लूँ कि ये 4x है, ये 7x है और ये 9x है, तो वो बोल रहा है कि 4x माइनस 8 कर दें 8 साल पहले, 7x माइनस 8 कर दें 8 साल पहले, और 9x माइनस 8 कर दें 8 साल पहले, तो उनका जो योग था वो था 56। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगा ये 24 इसमें ऐड हो जाएगा, 56 प्लस 24, और इसमें ये हो जाएगा लगभग 20, तो ये हो जाएगा 80/20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हम इसकी निकाल सकते हैं कितना, 4 × 4 = 16, इसका हो जाएगा 28, और इसका हो जाएगा 9 × 4 = 66, 36 ईयर। कितना हो जाएगा? 36 ईयर। ये पूछ रहा है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, तो सबसे बड़ा व्यक्ति तो बच्चों यही है जिसकी आयु कितनी है? 36 है। अरे कितनी है? 36 है। चलिए, तो बच्चों आज हमने इस छोटे से लेक्चर में ढेर सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं, और ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बेहद ही बेसिक ट्रिक से, बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसको एक बार आप, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार आप पेन और पेपर लेके बैठें, इनको सॉल्व करें, इन ट्रिक्स को जो आपको बताया है इनको अप्लाई करके देखें, और ढेर सारे क्वेश्चंस के अंदर मैं आशा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस इन छोटी छोटी ट्रिक्स से सॉल्व होने वाले हैं, जो कि आपको 6 सितंबर को होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट RML राम मनोहर लोहिया लखनऊ के बहुत ही हेल्प करेगी। और आपकी जो मार्क्स हैं, जो मार्क्स और बच्चे जो मैथ्स रीजनिंग में कमज़ोर हैं, वीक हैं, जो नहीं कर पाएंगे, वो आप सिर्फ 30 से 40 मिनट के लेक्चर से ही उनको सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपकी रैंकिंग को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, और आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करेगी। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। और लास्ट में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान की कृपा से आपको पेपर जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो, और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।